if two people, one being Hindu and the other being Muslim, commit the same crime, suppose they commit a murder, क्या दोनों को सेम पनिशमेंट मिलेगी या दोनों को कुछ अलग अलग पनिशमेंट्स मिलेंगी? क्या मैम कैसी सवाल पूछ रहे हो? हमारा क्रिमिनल लॉज बताता है सबको सेम टाइप की ही पनिशमेंट मिलने वाली है। ऊपर से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बैक भी करता है, आर्टिकल 14 भी बोलता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। लेकिन अगर मैं आपसे इन्हीं दोनों की बात करती हूँ, दो लोग दूसरे दो डिफरेंट धर्म के, लेकिन अगर ये शादी करना चाहते हैं, बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं, सक्सेशन के बारे में बात करते हैं, डिवोर्स के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या आपको लगता है एक हिंदू और एक मुस्लिम में सेम लॉज अप्लाई करने वाले हैं या इन पे डिफरेंट लॉज अप्लाई करते हैं? मैम यहाँ तो पर्सनल लॉज अप्लाई करते हैं। सो द आंसर इज नो व्हेन इट कम्स टू सिविल मैटर्स। जब हम क्रिमिनल चीजों की बात करते हैं तो यहाँ पे सबके लिए सेम टाइप की पनिशमेंट है, लेकिन जब हम सिविल लॉज की बात करते हैं तो क्यों डिफरेंट लॉज अप्लाई हो रहे हैं डिफरेंट टाइप के लोगों पे? एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई वी आर हियर टू अंडरस्टैंड द यूसीसी। यूसीसी आज के दिन में बहुत ज्यादा चर्चा में है। क्यों? डिफरेंट स्टेट्स, जल्दी आपने देखा होगा 2026 में, मार्च में, मई में, जुलाई में, कहीं ना कहीं आपने किसी ना किसी स्टेट को चर्चा में सुना होगा जिन्होंने यूसीसी इंप्लीमेंट किया है अपने अपने स्टेट्स में। वो सारे स्टेट्स को तो हम लाइन से देखने ही वाले हैं, बट उससे पहले एक बार समझते हैं यूसीसी का कॉन्सेप्ट क्या है, कहां से आया, पहले से प्रिवेल करता है या कुछ नया है जो कॉन्स्टिट्यूशन में आया है। ये सारी चीजों को आज हम समझने वाले हैं इस वीडियो में। सो वेलकम एवरीवन टू यस अकेडमी फॉर लॉ। दिस इज एडवोकेट सुची गोयल और आज हम स्टार्ट करते हैं डिस्कस करने में यूसीसी के बारे में। हाउ डू वी स्टार्ट? वी स्टार्ट विद आर्टिकल 14। हमको पता है आर्टिकल 14 हमको गारंटी करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये हमको बताता है आप एक स्टेट में हो, यहां आपको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, लाइक्स विल बी ट्रीटेड अलाइक, है ना। लेकिन जब हम बात करते हैं मैरिज की, डिवोर्स की, अडॉप्शन की, इनहेरिटेंस की, तब तो सेम लॉ अप्लाई नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमने अभी अभी डिस्कस किया मैम क्रिमिनल लॉज तो यूनिफॉर्म है अक्रॉस द कंट्री, लेकिन जब हम सिविल लॉज की बात करते हैं, फैमिली मैटर्स की बात करते हैं, तो इसको पर्सनल लॉज गवर्न करते हैं जो डिफर करता है फ्रॉम रिलीजन टू रिलीजन। क्रिश्चियंस में मैरिज अलग तरीके से होती है, हिंदूज में अलग तरीके से होते हैं, मुस्लिम्स में अलग तरीके से होता है, तो दैट इज व्हाई सिविल लॉज थोड़ा सा डिफर करता है। लेकिन इसीलिए हमने ये चीज रियलाइज की कि इन चीजों को अगर हमको कोडिफाई करना है, एक रूफ के अंदर लाना है, तो हमको यूसीसी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। बट क्या ये अभी आया है या ये पहले से सिनेरियो में है, वो हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो उससे पहले समझते हैं यूसीसी का मतलब क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि यूनिफॉर्म मतलब सामान, सबके लिए एक चीज इक्वल होनी चाहिए, किसी के लिए कुछ और, किसी के लिए कुछ और, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि हिंदूज में मोनोगामी अलाउड है, राइट, बट मुस्लिम्स में द लॉ गोज इन अ डिफरेंट मैनर, यानी कि यहाँ पे तो यूनिफॉर्मिटी नहीं हुई, कहीं पे एक स्पाउस का होना ही लीगल है और कहीं पे एक से ज्यादा स्पाउसेस का होना भी लीगल है। तो क्या यहाँ पे लॉज यूनिफॉर्म हुए? नहीं, यूनिफॉर्म नहीं हुआ। सेकेंड वर्ड आता है सिविल। सिर्फ और सिर्फ सिविल मैटर्स में यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई करता है, नॉट इन क्रिमिनल मैटर्स, क्योंकि क्रिमिनल मैटर्स में तो ऑलरेडी सारी चीजें यूनिफॉर्म है ना। अपना आईपीसी, अभी अब आज के दिन में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, अपनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये सारी चीजें सबको इक्वली ट्रीट करती है। लेकिन सिविल लॉज की बात करते हैं तो पर्सनल लॉज थोड़े से ओवरराइड कर जाते हैं, एंड दैट इज व्हाई यूनिफॉर्म सिविल कोड हैज कम इनटू द पिक्चर, जो बताता है एक कॉमन सेट ऑफ सिविल लॉज है जो सब पे अप्लाई करेगा, ईच एंड एवरी सिटीजन पे अप्लाई करेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट ऑफ द रिलीजन। तो इसमें ना आपने एक ही एक्सेप्शन, मतलब यूसीसी के लिए आपने एक ही स्टेट का नाम सुना होगा अभी तक, गोवा। गोवा 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 वाज वन ऑफ द स्टेट्स जिसने सबसे पहले यूसीसी, उसने एक्चुअली में यूसीसी अडॉप्ट नहीं किया था, उसने कुछ और अडॉप्ट किया था, वो हम आगे चल के देखेंगे। लेकिन हाँ, गोवा वाज ऑलवेज एन एक्सेप्शन, जहां पे पर्सनल लॉज नहीं लगते थे, जहां पे हम एक सिविल लॉ फॉलो करते थे जो कॉमन था सारे ही लोगों के लिए। ओके, अब बात करते हैं यूसीसी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या वैलिडिटी होल्ड करता है। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ऐसा सोचा कि फिलहाल इंडिया में जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, हम एक लॉ सबके लिए नहीं बना सकते हैं, तो फिलहाल तो सबको अपने अपने पर्सनल लॉज ही फॉलो करने देते हैं। लेकिन इस चीज की भी संभावना पूरी थी कि जैसे ही कोई भी कंट्री डेवलप करने लगता है, प्रोग्रेस करने लगता है, नेसेसिटी बन जाती है कि सबके लिए एक समान तरीके का लॉ लाया जाए। वो कैसा लॉ होगा जो स्टेट को ग्रो करने में, डेवलप करने में, प्रोग्रेसिव सोच देने में मदद करता है, और तब हो सकता है कि हमको यूसीसी इंप्लीमेंट
करना पड़े। तो तब से एक बहस चली कि क्या हम यूसीसी को एक फंडामेंटल राइट बना दे। तो यहाँ पे लगा नहीं यार, दंगे हो जाएंगे, क्योंकि कौन सा लॉ मानोगे आप, किस रिलीजन के लॉ को मानोगे, ऐसे तो कंट्री में बहुत सारा अनरेस्ट फैल सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यूसीसी को एक फंडामेंटल राइट तो नहीं बनाया, बट वी गेव इट अ पोजीशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन डीपीएसपी के जगह पे। तो हमने यहाँ पे बोला आर्टिकल 44 बनाते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 44 क्या बोलेगा, आर्टिकल 44 बोलता है स्टेट शैल एंडिएवर, the state shall endeavor to secure for citizens a uniform civil code throughout the territory of India। यानी कि इसका पर्पस था कोई भी डेरोगेटरी प्रैक्टिस और डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस अगर होगी तो हम उसको हटा देंगे और एक ऐसा लॉ ले आएंगे जो सारे सिटीजन्स के लिए इक्वल होने वाला है। एंड दैट इज व्हाट आर्टिकल 44 guaranteed us। रिमेंबर, इट इज अ डीपीएसपी एंड नॉट अ फंडामेंटल राइट। यानी कि क्या आप फोर्सफुली यूसीसी करवा ही सकते हो इंप्लीमेंट, की करना ही पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है? नहीं बाबा, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एक ऐसा सेक्शन है जो मैंडेटरी नहीं है, इट इज अ डायरेक्टिव टू द स्टेट की स्टेट पूरी कोशिश करेगा इन चीजों को इंप्लीमेंट करने का, और उसी में फॉल करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड भी। Okay, now there was a tussle between personal laws and constitutional laws, जिसको हम केस लॉज की मदद से समझेंगे। आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपने ये केस लॉज इससे पहले भी सुन रखा है, बट यहाँ पे हम डिटेल में इन केस लॉज को देखने वाले हैं। सबसे पहला है शाहबानो केस ऑफ 1985। ये केस था राइट ऑफ मेंटेनेंस के बारे में। सो शाहबानो को 50 साल की शादी के बाद भी, 4 बच्चों के बाद भी जब अपने पति से तलाक लेना था, तो यहाँ पे उनको राइट टू मेंटेनेंस के लिए लड़ना पड़ा, क्योंकि हमारा सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी गारंटी करता है राइट टू मेंटेनेंस टू एवरी वुमन। बट यहाँ पे जब उनका मुस्लिम लॉ बीच में आ गया तो यहाँ पे कहा गया एक अलग ही लॉ पास कर दिया गया फॉर द राइट ऑफ वुमेन, और यहाँ पे उनको मेंटेनेंस नहीं मिलने वाला था। एक्चुअली में तो कोर्ट ने जजमेंट पास कर दिया था कि उनको मेंटेनेंस मिलेगा, बट इसको ओवरराइड कर दिया गया था। इतना प्रोग्रेसिव डिसीजन को भी ओवरराइड कर दिया गया था, और यहाँ पे बोला गया था कि आर्टिकल 44 इसके लिए बेटर सॉल्यूशंस दे सकता है। उसके बाद आया शायरा बानो केस तो ट्रिपल तलाक केस था, ये आपने डेफिनेटली सुना होगा। यहाँ इनके हस्बैंड ने अपने पर्सनल लॉज के हिसाब से इनको ट्रिपल तलाक के मुताबिक तलाक दे दिया था। अब यहाँ पे आया ये डेरोगेटरी प्रैक्टिस, और ये महिला आई कोर्ट के पास 3 मुद्दे उठा के अपने पर्सनल लॉ के, कि हमारे पर्सनल लॉ में 3 चीजें हैं जो सही नहीं है, जिनमें से एक था ट्रिपल तलाक। तो यहाँ पे कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। यानी ट्रिपल तलाक तो यहाँ पे पिक्चर से हट गया, लेकिन 2 और मुद्दे थे जो नहीं हटे, जो भी मैरिज से रिलेटेड थे। अब यहाँ पे हमने बोला इसके लिए तो पार्लियामेंट ही कुछ कर सकता है, कोर्ट और ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकती है। कोर्ट ने सिर्फ ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। तो यहाँ पे हमने देखा जब भी पर्सनल लॉज का टसल होता है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, हमको ये देखना ज्यादा जरूरी है कि कौन सा सोच आपको एक प्रोग्रेसिव सोच दे रहा है, पर्सनल लॉ ज्यादा प्रोग्रेसिव है या कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा प्रोग्रेसिव है। तो हमने यहाँ पे देखा कि यार तलाक देना ऑन नो ग्राउंड्स, नो वैलिड ग्राउंड्स, तो कोई भी प्रोग्रेसिव सोच की निशानी नहीं है। तो यहाँ पे हमने बोला नहीं, ऐसे ट्रिपल तलाक नहीं दिया जा सकता है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन ने ओवरराइड किया पर्सनल लॉज को। सो दैट इज व्हाट वी हैव सीन कि कॉन्स्टिट्यूशन में हम चेंजेस नहीं ला सकते हैं पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग। ऐसे तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं बचेगा अगर हम पर्सनल लॉज पे चेंजेस लाते रहे। और हमने बोला नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन को साइड में हटाओ, पर्सनल लॉज ओवरराइड करेंगे। इसलिए हमने यहाँ पे देखा कि प्रोग्रेसिव सोच कौन सी चीज प्रोवाइड करी है। मैंने आपको पहले ही बताया पर्पस क्या है, डेरोगेटरी और डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस को हटाने का, ऐसे प्रैक्टिसेस को हटाने का जो लेजिटिमेट नहीं है, जो सही नहीं है, विच इज नॉट बेस्ड ऑन एनी लॉजिक, राइट। तो यहाँ पे हमने देखा कि अब हमको यूसीसी लाना होगा, और एक स्टेट ने यूसीसी इनैक्ट किया। मैम पूरी कंट्री क्यों नहीं कर देती है साथ में यूसीसी इनैक्ट, एक स्टेट क्यों कर रहा है? बिकॉज ये मुद्दा फॉल करता है आपके 7th शेड्यूल के अंदर। 7th शेड्यूल कॉन्करेंट लिस्ट ये बात करता है, कॉन्करेंट लिस्ट में ना स्टेट और सेंटर दोनों ही इन मुद्दों पे लॉज बना सकते हैं। इसीलिए स्टेट्स अपने अपने हिसाब से अपने स्टेट्स में यूसीसी इंप्लीमेंट करते हैं। तो हाउ डिड दिस सीक्वेंस गो? इट स्टार्टेड विद गोवा 1967 में। अब गोवा ने यूसीसी नहीं इंप्लीमेंट किया था, क्योंकि यूसीसी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था तब आया।
बट 1867 में कोई कॉन्स्टिट्यूशन था क्या? नहीं था ना, तो तब यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं इंप्लीमेंट किया था, उन्होंने पोर्टुगीज सिविल कोड इंप्लीमेंट किया था। बट जब हम यूसीसी की बात करते हैं तो यूसीसी में सही मायने में उत्तराखंड हैज बीन द फर्स्ट स्टेट, उत्तराखंड वाज द फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट यूसीसी इन 2024। उसके बाद तो 2026 में आप देख लीजिए मध्य प्रदेश ने जुलाई में अभी एक बिल पास किया है, और 2026 में गुजरात इन मार्च 2006, असम इन मई 2006 एंड मध्य प्रदेश इन जुलाई 2006। मध्य प्रदेश ने अभी तक सिर्फ बिल ही पास किया है, ये एक्ट नहीं बना है। तो ऐसे करके हमारे स्टेट्स अभी यूसीसी इंप्लीमेंट करते जा रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, क्या यूसीसी सही है या यूसीसी सही नहीं है? क्योंकि दोनों के प्रोज एंड कॉन्स है यूसीसी के। हो सकता है लोग इसको इस पर्सपेक्टिव से भी ले, नहीं यार यूसीसी इंप्लीमेंट करके तो इंडिया को तोड़ा जा रहा है, कोई पर्टिकुलर रिलीजन को हटा दिया जा रहा है, कोई रिलीजन को लाया जा रहा है। ऐसे कॉन्स भी हो सकते हैं, बट बहुत सारे प्रोज भी है। आपको क्या लगता है, क्या यूसीसी इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए अच्छी तरीके से, हर एक स्टेट को यूसीसी इंप्लीमेंट कर देना चाहिए, या फिर जैसा चल रहा है पर्सनल लॉज और अपने पर्सनल लॉज अलग और कॉन्स्टिट्यूशन अलग, ऐसे ही चलते रहना चाहिए या यूसीसी इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको इनमें से इन चीजों से रिलेटेड और भी कुछ जानना है, यूसीसी से रिलेटेड, किसी केस लॉ से रिलेटेड, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा एंड आई विल बी हैप्पी टू मेक वन मोर वीडियो फॉर यू। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपने अभी तक यस अकेडमी फॉर लॉ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वी आर ऑल्सो देयर ऑन इंस्टाग्राम। यस अकेडमी लॉ को इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। सी यू ऑल फॉर द नेक्स्ट वीडियो।